हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इकोनॉमिक्स गुरुकुल के अंदर। अभी तक आप बिज़नेस स्टडीज़ को लेकर इतना तो जान ही चुके हैं कि केस स्टडी का स्टैंडर्ड क्या होने वाला है और किस लेवल तक आपसे पूछा जा सकता है बोर्ड एग्ज़ाम्स के अंदर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो उससे पहले वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलें और एंड तक वीडियो को ज़रूर देखें, जिससे आपके टॉपिक्स बिल्कुल क्लियर हो जाएँ और केस स्टडी करने में आपको कोई भी प्रॉब्लम फेस ना हो। तो आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो है इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट को लेकर। चलिए पढ़ते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट को लेकर। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि हमें मैनेजमेंट की ज़रूरत ही क्यों पड़ती है। ठीक है, तो मैनेजमेंट ना अपनी क्वालिटी के कारण ही एक बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन को टॉप पोजीशन पर लेकर जाता है। सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन किसी चांस या किसी संयोग से अपने गोल्स को अचीव नहीं करता, बल्कि एक ऑर्गेनाइजेशन एक प्रोसेस को फॉलो करती है जिससे मैनेजमेंट कहा जाता है, या जिसको मैनेजमेंट हम कहकर चलते हैं। आपने स्टार्टिंग में डेफिनेशन पढ़ी थी कि मैनेजमेंट जो है एक प्रोसेस है। ठीक है, मैनेजमेंट इज़ अ प्रोसेस दैट इज़ बेस्ड ऑन एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली, जिस तरीके से आपने उस चीज़ को पढ़ा था। अगर दूसरी तरफ हम बात करें ना, सही मैनेजमेंट की कमी के कारण हम मनी, टाइम और एफर्ट्स को वेस्ट करते हैं। मोस्ट ऑफ द बिजनेसेस फेल ड्यू टू पुअर मैनेजमेंट। मैनेजमेंट एक जीवन देने वाला एलिमेंट होता है। बिजनेस के अंदर बिना मैनेजमेंट के रिसोर्सेज ऑफ प्रोडक्शन सिर्फ रिसोर्सेज रह जाती हैं और वो कभी प्रोडक्शन में कन्वर्ट ही नहीं हो पाती हैं। तो बिना मैनेजमेंट के कोई भी ऑर्गेनाइजेशन सक्सेसफुली रन नहीं कर सकती। इस बात को बस आप अपने माइंड के अंदर सेट कर लीजिए। पढ़ते हैं सबसे पहला पॉइंट, क्रिएट्स डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन को लेकर, यानी कि मैनेजमेंट जो है एक डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन को क्रिएट करती है। कहा जाए तो एक ऑर्गेनाइजेशन को डायनामिक एनवायरनमेंट के अंदर सरवाइव करना होता है, क्योंकि उसके जो मैनेजर्स हैं ऑर्गेनाइजेशन की ज़रूरत के अनुसार अपने आप को चेंज करते हैं। जिस तरीके से बिजनेस एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है ना, ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज़ नहीं चाहते हैं कि वो भी चेंज हो, तो इसलिए वो लोग उसका विरोध प्रदर्शन करते हैं कि हम भाई चेंज नहीं होना चाहते, हम जैसे काम कर रहे थे वैसे ही काम करेंगे। लेकिन एक एफिशिएंट मैनेजमेंट जो होती है ना, अपने एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करती है, उन्हें समझाती है कि अपने आप को चेंज करने से उनको कितना बेनिफिट होगा और ऑर्गेनाइजेशन को कितना बेनिफिट होने वाला है उन लोगों से। तो एफिशिएंट मैनेजमेंट क्या करेगी? एफिशिएंट मैनेजमेंट उनको सारे चीज़ें बताकर चलेगी कि डायनामिकली अगर आप अपने आप को चेंज कर लेते हैं तो भाई डायनामिकली ऑर्गेनाइजेशन भी स्टैंड करेगी आपके लिए। यानी साफ कहने का मतलब है कि एक एफिशिएंट मैनेजमेंट अपने एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करता है और बताता है कि परिवर्तनों को अपनाने से उनका क्या बेनिफिट होगा, बल्कि ऑर्गेनाइजेशन को क्या फ़ायदा और रहने वाला है, वो इन बातों को भी बताकर चलता है। और कहा जाए तो एम्प्लॉयज़ का जो काम होता है ना, उसको किस तरीके से इम्प्रूव किया जा सकता है कम्पिटिटिव वर्ल्ड के अंदर, ये चीज़ भी बताई जाती है एम्प्लॉयज़ को कि एम्प्लॉयज़ अपने आप को किस तरीके से रिप्रेजेंट करने वाले हैं कम्पिटिटिव वर्ल्ड के अंदर। जैसे एम्प्लॉयज़ अपने आप को रिप्रेजेंट करेंगे कम्पिटिटिव वर्ल्ड के अंदर, उसी तरीके से भाई ऑर्गेनाइजेशन भी तो रिप्रेजेंट हो रही होगी कम्पिटिटिव वर्ल्ड में। अब इसकी बात आती है केस स्टडी का जो क्वेश्चन फंसेगा आपका इस टॉपिक में से, वो इस तरीके से आपको सिचुएशन दे सकते हैं कि एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसके अंदर कुछ चेंजेस हो रहे हैं बट एम्प्लॉयज़ नहीं चाहते उन चेंजेस को। तो मैनेजमेंट उन लोगों को समझाता है कि अगर आप चेंजेस लेकर आते तो उससे आपके प्रमोशंस हो सकते हैं, आपकी सैलरी इंक्रीज़ हो सकती है और बिजनेस जो है या ऑर्गेनाइजेशन जो है वो प्रॉफिट अर्न कर सकती है। तो इस तरीके का आपको केस स्टडीज़ में सिचुएशंस फेस करने को मिल सकती है। सेकंड पॉइंट की अगर हम बात करें, मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव को लेकर, तो देखिए एक अच्छा मैनेजर वही है या लीडर वही है जो एक साथ में एम्प्लॉयज़ के लिए ज़्यादा से ज़्यादा समृद्धि या कहा जाए तो प्रॉस्पेरिटी लेकर आता है। मैनेजर लोगों को इस तरीके से लीड करता है ऑर्गेनाइजेशन के गोल के साथ साथ कि एम्प्लॉयज़ के पर्सनल गोल को भी अचीव किया जा सके। यानी एम्प्लॉयज़ का गोल और ऑर्गेनाइजेशन के जो गोल हैं दोनों को एक ही डायरेक्शन में साथ लेकर चलता है। ये एक एफिशिएंट मैनेजर की खासियत होती है। ठीक है, क्योंकि इंडिविजुअल चाहता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा अर्न करे और ऑर्गेनाइजेशन चाहती है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन कर सके और प्रॉफिट कमा सके। और एम्प्लॉयज़ अर्न तभी करेगा भाई जब वो ज़्यादा प्रोडक्शन करेंगे। तो इसे दोनों के गोल एक साथ अचीव हो सकते हैं। तो मैनेजमेंट क्या करेगा? दोनों के गोल्स को साथ में एक ही डायरेक्शन में लेकर चलेगा। क्लियर होता है यहाँ पे आपका पॉइंट? समझ में आया हो तो लाइक ज़रूर करना। अब थर्ड पॉइंट की बात कर लेते हैं, मैनेजमेंट हेल्प्स इन डेवलपमेंट ऑफ द सोसाइटी।
तो देखिए ये आपने प्रीवियसली भी पढ़ा है कि मैनेजमेंट कहीं ना कहीं सोसाइटी के डेवलपमेंट को लेकर भी मददगार साबित होता है। तो मैनेजमेंट बहुत सारे ऑब्जेक्टिव होते हैं वैसे तो मैनेजमेंट उन ऑब्जेक्टिव के साथ में सोशल ऑब्लिगेशंस को भी इंपॉर्टेंस देकर चलते हैं, जैसे एम्प्लॉयज़ को लेकर, अपने कस्टमर्स को लेकर, अपने सप्लायर्स को लेकर, क्वालिटी के प्रोडक्ट मुझे देने हैं, कंपटीटिव सैलरी मुझे अपने एम्प्लॉयज़ को प्रोवाइड करनी है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ को मुझे क्रिएट करके चलना है, और CSR जो भी होता है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होती है, ये वैसे आप पढ़ चुके हैं इसके अंदर, तो इससे ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, चलिए फोर्थ पॉइंट को लेकर बात कर लेते हैं, जिसमें कहा गया है हेल्प्स इन अचीविंग ग्रुप गोल्स, या फिर कहा जाए तो मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग ग्रुप गोल्स कहा जाता है। यानी कि साफ सीधी बात है भाई, मैनेजमेंट पूरी कोशिश करता है कि किसी भी इंडिविजुअल के ऑब्जेक्टिव को और जो ऑर्गेनाइजेशन का गोल है उसको इंटीग्रेट करने की कोशिश करेगा। ठीक है, यानी दोनों को एक साथ एक ही डायरेक्शन में लेकर आने की कोशिश की जाएगी। मैनेजमेंट सारे इंडिविजुअल्स के एफर्ट को एक कॉमन डायरेक्शन देने की कोशिश करता है जिससे ऑर्गेनाइजेशन गोल अचीव किया जा सके। इससे ज़्यादा इसमें कुछ भी नहीं है। थोड़ी सी कन्फ्यूजन क्रिएट होगी कि आखिर हमें इसमें लिखना क्या है। तो भाई जब वो सिचुएशन आएगी ना, वो आपसे डायरेक्ट पूछ लेगा कि इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट की क्या क्या आपके इम्पोर्टेंस आ रही हैं, बस इनको डिफाइन कर दो आप और कुछ मत कीजिए। लास्ट पॉइंट को लेकर बात कर लेते हैं कि मैनेजमेंट हेल्प्स इन इम्प्रूव एफिशिएंसी। तो देखिए मैनेजमेंट इंक्रीज, या फिर आप कह सकते हो मैनेजमेंट हेल्प्स इन इंक्रीजिंग एफिशिएंसी, या मैनेजमेंट इंक्रीजेज एफिशिएंसी। देखो मैनेजमेंट ना कॉस्ट को कम करने की और प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव करने की कोशिश करता है, कम से कम रिसोर्सेज को वेस्ट नहीं होने देता। मैनेजमेंट इंसिस्ट ऑन एफिशिएंसी एंड effectiveness in the work through planning, organizing, staffing, directing and controlling। छोटी सी बात थी, इसमें डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि अब केस स्टडी कैसे आ सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की केस स्टडी। इसमें कहा गया XYZ लिमिटेड इज़ अ मैनेजमेंट ओरिएंटेड कंपनी। द टाइम एंड गेन ऑफ ऑल एम्प्लॉयज़ लर्न फ्रॉम देयर सीनियर वेरियस वे ऑफ डीलिंग विद डाइवर्स situations। They are provided training whenever required. They are also given incentive, both financial as well as non-financial. The result is employees see their development in their organization. The organization tries to behave as a responsible constituent of society and always creates a good quality product. It has a very good image in the market. The training module are superb and the employees are always try to find a unique way of providing solution in the context of rapidly changing business environment. This helped the organization to adjust frequently in a very good manner. Which importance of management is highlighted here, also identified the lines। देखिए इसमें आपको क्या करना है, इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट फाइंड करना है और लाइन को कोट करना पड़ेगा आपको कि ये कौन सी लाइन के अंदर से आपको पता लगा कि ये वाली इंपॉर्टेंस आती है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की केस स्टडी को। तो सबसे पहली जो इम्पोर्टेंस है वो साफ नज़र आ रही है कि यहाँ पे वो अपने एम्प्लॉयज़ को इंसेंटिव फाइनेंशियली भी प्रोवाइड कर रहे हैं और नॉन फाइनेंशियली भी कर रहे हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि डेवलपमेंट ऑफ पर्सनल्स की बात हो रही है, तो कहीं ना कहीं आपकी मैनेजमेंट की ये इम्पोर्टेंस होती है। तो सबसे पहला जो निकल के आता है वो है आपका डेवलपमेंट ऑफ एम्प्लॉयज़ ऑफ पर्सनल, सॉरी। ठीक है, अब यहाँ जो लाइन आपको लेनी है, लाइन यहाँ पे आप कैसे लेंगे, यहाँ से आप देखिए आपको शुरू यहाँ से करना है। दे आर ऑल्सो गिवन इंसेंटिव बोथ फाइनेंशियल एज वेल एज नॉन फाइनेंशियल। ठीक है, इससे क्या हो रहा है, इससे द रिजल्ट इज एम्प्लॉय सी देयर डेवलपमेंट इन द ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ तक आपको पूरी ये लाइन कोट करनी पड़ेगी। आइडेंटिफाई यहाँ पे आपने लाइन कर ली है और इम्पोर्टेंस कौन सी निकल के आ रही है हमारी, डेवलपमेंट ऑफ पर्सनल्स की। तो ये हो गया हमारा पहला। अब आगे इसके अंदर आप देख सकते हैं कि आगे इसमें क्या कहा गया, तो ऑर्गेनाइजेशन ट्राइज टू बिहेव एज अ रिस्पॉन्सिबल कंस्टिट्यूएंट ऑफ द सोसाइटी। मीन्स डेवलपमेंट ऑफ द सोसाइटी को लेकर बात हो रही है। तो लाइन यहाँ से पकड़ लीजिए आप और देखिए कि कहाँ तक इसमें बोला गया है। एंड ऑलवेज क्रिएट गुड क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट। तो भाई हमने डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी को लेकर ये पढ़ा ही था कि हमें गुड क्वालिटी के प्रोडक्ट होने चाहिए, एम्प्लॉयज़ को लेकर सोचना चाहिए या अदर थिंग्स को लेकर सोचना चाहिए, सोसाइटी को लेकर सोचना चाहिए। तो यहाँ तक का आपका दूसरी इंपॉर्टेंस निकल के आ जाएगी, लाइन यहाँ पे आपकी कोट हो जाएगी और जो आपको इंपॉर्टेंस लिखनी होगी वो होगा डेवलपमेंट ऑफ द सोसाइटी। ठीक, अब इसमें नेक्स्ट देखते हैं और कौन कौन सी दे रखी हैं आपको। तो आगे इसमें जो देखने को मिल रहा है हमें, इट हैज़ अ वेरी गुड इमेज इन द मार्केट।
ये तो हो ही गया क्योंकि गुड क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट हमें प्रोवाइड हो रहे हैं। द ट्रेनिंग मॉड्यूल आर सुपर्ब एंड द एम्प्लॉयज़ ऑलवेज ट्राई टू फाइंड यूनिक वे। देखिए जब ट्रेनिंग मॉड्यूल शुरू होगा तो इसका मतलब लोगों को नई नई चीज़ें पढ़ाई जाएंगी, नई नई चीज़ें सिखाई जाएंगी, ट्रेन किया जाएगा उनको, क्योंकि कोई ना कोई नई टेक्नोलॉजी या फिर न्यू इनोवेशन किसी चीज़ का इंट्रोडक्शन हो चुका है तो ट्रेनिंग की सख्त आवश्यकता है। तो द ट्रेनिंग से लेकर आप देख सकते हैं कि कहाँ तक आ रहा है आपका प्रोवाइडिंग सॉल्यूशन इन द कंटेस्ट ऑफ रैपिडली चेंजिंग बिजनेस एनवायरनमेंट। तो बिजनेस एनवायरनमेंट चेंज को लेकर बात कही गई है। तो इसमें क्या होगा, मैनेजमेंट हेल्प्स इन बिकमिंग डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन। तो सबसे इम्पॉर्टेंट आपका इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट का ये पॉइंट बन जाता है। तो ये 3 निकल कर आए हैं इसके अंदर जो इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट है, और हमने तीनों लाइन आपको हाईलाइट करके दिखा दी हैं। तो इस तरीके से केस स्टडी आपको फेस करने को बोर्ड एग्जाम के अंदर मिल सकती हैं। अब नेक्स्ट केस स्टडी दी गई है जिसके अंदर आपको ये खुद करनी है, मैं आपको एक बार रीड करके दे देता हूँ। गोल्डलैंड प्राइवेट लिमिटेड इज़ अ वीट प्रोड्यूसिंग कंपनी। डेली 5000 bags of wheat weighing 10 kg each of produce here. In comparison to the previous year, this has been less number of bags produced on per day basis. The number is around 4500, which is less than the target of 5000 set by the company. The company, however, has been able to reduce the cost involved in comparison to last year's spending on the production and packaging of each bag. The quality of bags also been अप टू द मार्क। आइडेंटिफाई द कंसेप्ट ऑफ मैनेजमेंट इग्नोर्ड हेयर। तो आपको इसमें क्या फाइंड करना है कि मैनेजमेंट का जो कंसेप्ट है इसमें से कौन सा इग्नोर कर दिया गया, उसको आप आइडेंटिफाई करके लिख दीजिए। 1 मार्क्स की केस स्टडी है ये, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार कीजिएगा। दूसरी बात ये है कि देखो हम आपको वीडियोस को पार्ट्स में डिवाइड करके देंगे जिससे कि आपको ईजिली समझ में आ सके कि किस कंसेप्ट से या किस टॉपिक से आपको किस टाइप की केस स्टडी आ सकती है। तो परेशान ना हो इतने सारे पार्ट्स को लेकर, चाहे आपके 10 पार्ट्स आ जाए लेकिन आपको समझ में आना चाहिए कि केस स्टडी की कैसे जाती है। तो चलिए यहाँ पे वीडियो हम ख़त्म करते हैं।